हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टॉपिक? इंटीग्रेशन। नो, इट इज़ इंटीग्रेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंटीग्रेशन। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन? डिफ्रेंशिएशन का मतलब बताओ पहले। डिफ्रेंशिएशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसका मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन मतलब किसी भी ग्राफ की स्लोप यदि किसी ग्राफ की स्लोप यदि निकालते हैं तो वो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया था अपन ने। यदि वाई एक्स में ग्राफ बना हुआ है तो डी वाई अपॉन डी एक्स से डी वाई डी एक्स क्या होता है? टेन थीटा भी होता है। ये मैंने आपको बताया था जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया था तब। अब ये जो है इंटीग्रेशन जो है ये होता है बच्चों रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है बच्चों। डिफरेंशिएशन में का उल्टा होता है। इसको कभी कभी रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं कभी कभी मजाक के तौर पे इसको, कि इसका एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनमें वो पूछ लेगा आपसे कि बच्चों इस न्यूमेरिकल का एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे। इसलिए पहले ध्यान रख लो इसके नेम क्या क्या है। एंटी डेरिवेटिव पूछ ले तो आपको इंटीग्रेशन ही निकालना है। समझ गए बच्चों? तो ये बात आपको समझ आई। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव बोल दे तो इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालने की इतनी ज़रूरत ही क्या है? क्या ज़रूरत है? क्यों निकालना चाहते हैं इंटीग्रेशन? तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ इंटीग्रेशन निकालना कहाँ पर है आपको, कब निकालना है इंटीग्रेशन। जैसे कि ये प्यारी प्यारी रॉड है, अपनी रॉड मैंने आपको दे दिया बच्चों के। इस वाले पार्ट की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इस वाले पार्ट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग पार्ट की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। आई वुड लाइक टू हैव द टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड। मुझे इस रॉड की टोटल लेंथ बताइए आप। तो बच्चों आप क्या करोगे? 1 + 2 + 3। यदि ये लेंथ L1 होती, ये L2, ये L3, तो मैंने इसमें क्या किया? सिर्फ L1 + L2 + L3 मीन्स मैंने क्या किया? ये समीशन किया, समीशन किया। मुझे एक डेफिनेट पार्ट की लेंथ पता है, दूसरे डेफिनेट पार्ट की, तीसरे डेफिनेट पार्ट की लेंथ पता है और मैंने इसको ऐड कर दिया। सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसको बोलते हैं समीशन। लेकिन आपको ये सारी लेंथ नहीं पता है, इतनी बड़ी बड़ी लेंथ नहीं पता है। मुझे पता है बच्चों इस रॉड के इतने से पार्ट की लेंथ जो है वो dx है, और मैंने आपको बता दिया कि ये रॉड जो है x = 0 से स्टार्ट हो रही है और x = 5 पर ख़त्म हो रही है। x कोऑर्डिनेट बता दी मैंने आपको। ये रॉड किसी एक्सिस पर रखी हुई है, ये मैंने बना दी एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x हो गई, ये y हो गई, और ये बाहर की साइड आती हुई z मतलब ये बोर्ड से बाहर ऐसे है, ये रही z एक्सिस। समझ गए? तो मैंने x एक्सिस की अलोंग एक रॉड रख दी है और मैंने बता दिया उसकी छोटी सी लेंथ dx है। कितनी छोटी है ये? कितनी छोटी है? अनुमान लगाओ, सोच के देखो कितनी छोटी होगी ये। सोच लिया आपने? जो सोचा ना उससे भी छोटी है। वापस सोच लो। और सोच लिया? और छोटा नंबर सोच लिया? ये उससे भी छोटी है बच्चों। और सोच लो, वापस सोच लो। ये बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। ये कितनी स्मॉल है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है ये। इनफाइनाइट में ISMILLY लगा दो। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट प्लस स्मॉल। इनफाइनाइट स्मॉल। एक इनफाइनाइट क्या होता है? नॉर्मल इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी चीज़, और इनफाइनाइट में इजीली मतलब बहुत छोटी चीज़। कितनी छोटी? इनफाइनाइटली स्मॉल। कितनी स्मॉल? इनफाइनाइटली स्मॉल। तो आपने जो वैल्यू सोची थी ना, बस 0 मत सोच लेना, फिर तो वो उसकी लेंथ हुई नहीं ना। यदि आपने dx मन में सोच लिया कि 0 है, यदि dx आपने 0 सोच लिया, इसका मतलब फिर लेंथ रही कहाँ? जब 0 ही हो गई वैल्यू तो लेंथ रही कहाँ पर? खत्म होगी ना वो तो। उसका तो हो गया राम राम।
सत्य है, बात एकदम सत्य है ये वाली कि dx को जीरो मत सोच लेना, लेकिन dx जीरो नहीं है, लेकिन dx टेंडिंग टू जीरो है। जीरो है नहीं पर जीरो की तरफ जा रहा है। बस थोड़ा सा मौका मिल जाए तो जीरो ही होने वाला है, वो थोड़ा सा मौका मिलते ही वो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन मौका उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि वो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्या इसकी वैल्यू 0.0001 सेंटीमीटर? नहीं, इससे भी छोटी। 0.00001 सेंटीमीटर? नहीं, इससे भी छोटी। मतलब जितनी छोटी वैल्यू सोच सकते हो उतनी सोच लो, उतनी छोटी वैल्यू होती है dx की। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना कि dx जीरो नहीं है, बस जीरो की तरफ जा रहा है। ये वाला साइन लगेगा dx टेंडिंग टू जीरो, dx जीरो होने ही वाला है लेकिन जीरो हुआ नहीं है। अच्छा, तो dx के बारे में बात समझ आई कि dx क्या है। यदि आपको अब रॉड की लेंथ पूछनी हो, तब यदि आपको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ दे दी, फिर वो आपसे पूछ लेगी अब इसकी रॉड की लेंथ बताओ, तब करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कब करते हैं? जब इतने छोटे छोटे पार्टों को जोड़ना हो तब इंटीग्रेशन करते हैं। यदि अभी मैंने बताया था इसमें रॉड की लेंथ ऐसे दे रखी 1 2 3, तो समीशन करते हैं, ये सम से आ जाएगी वैल्यू, ये समीशन है। लेकिन अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका? dx का। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 0 to 5। dx का इंटीग्रेशन x होता है, वो अभी पता करेंगे कैसे होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल मान के चलो dx का इंटीग्रेशन x होता है, 0 से 5 लिमिट लगा दी, 5 - 0 वैल्यू आ जाएगी 5। ये आपको मान लो वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, x 0 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक जा रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बच्चों? 5 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। लेकिन इंटीग्रेशन कब किया? जब आपको इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ दे रखी थी तब। हो सकता है ये तो लेंथ हो गई, हो सकता है एरिया दे दे, वो एरिया दे दे बच्चों, एरिया दे दे। और एरिया का एक पार्ट दे दिया डी ए वही है क्या? डी टेंडिंग टू जीरो। तो एरिया निकालना होगा तो आप क्या करोगे? एंटीग्रेशन। और एंटीग्रेशन करते टाइम इसका डबल इंटीग्रेशन होगा एक्चुअली में। एक लेंथ x में वेरी कर रही है, एक y में वेरी कर रही है, तो एक x के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक y के लिए डबल इंटीग्रेशन करके फिर ये वैल्यू आएगी। समझ गए? कुल मिला के मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि यदि इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ दे रखी है या एरिया दे रखा है, उससे पूछा बड़ा एरिया निकालो, मतलब टोटल एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन। सेम कहानी वॉल्यूम के लिए, कोई वॉल्यूम दे रखा है और आपको dv दे दिया, स्मॉल वॉल्यूम। dv क्या है? dv टेंडिंग टू जीरो। टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो इंटीग्रेशन करोगे, 3 लिमिट लग जाएंगे, एक x एक y एक z। उससे मतलब नहीं है आपको, अभी समझना ये है कि इंटीग्रेशन करना कब है। समझ गए आप? इस बात को समझ गए बच्चों? आई होप कि आप समझ गए हो। आई होप कि यू हैव known the value that I am going to teach you. ओके, अब बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स की, अंगूर की बात करते हैं अभी। आ जाओ बच्चों, ये है ग्रेप्स। ये ग्रेप्स नहीं, ये ग्राफ्स है। ये ग्राफ है, इसकी बात स्लोप निकालते टाइम करी थी। स्लोप निकालते टाइम यदि इसकी स्लोप निकालनी होगी तो कैसे निकालते हो? मैंने यदि पॉइंट मान ली ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसकी स्लोप क्या होती है बच्चों? स्लोप जो होती है वही होती है tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही वैल्यू होगी स्लोप। और ये स्लोप आप डायरेक्टली यदि थीटा की वैल्यू x एक्सिस से एंगल लेना है एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, यदि थीटा दे रखा है तो डायरेक्टली स्लोप। इसके ये स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस से हमेशा सेम एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप सेम है हर जगह। थीटा की वैल्यू सेम है, हर जगह, मतलब स्लोप सेम है इसकी। लेकिन यदि ग्राफ ऐसा बन जाता तो इसकी स्लोप वेरी कर रही है, तो फिर हर पॉइंट की स्लोप कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही होती है वही उस ग्राफ की स्लोप होती है। फिर यदि इस पॉइंट की स्लोप निकालनी हो तो इस पर टेंजेंट खींच दूंगा, एक्स एक्सिस से मिला दूंगा, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए एंगल एक्स एक्सिस से कैसे बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल बनेगा ये स्लोप हो जाएगी। इस वाले पॉइंट की स्लोप निकालनी हो तो इस पे स्ट्रेट लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन नहीं टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है वो इसकी स्लोप हो जाएगी। बात समझ में आती है या फिर ऊपर से चली जाती है? समझ गए ना बच्चों? ये हो गई स्लोप की कहानी। लेकिन अभी तक बात स्लोप की हो रही थी, लेकिन मैंने आपसे गलती से पूछ ही लिया आज।
आज पूछ ही लिया, मेरे मन में आ गया बच्चों। मेरे मन में आज एक ऐसी बात आई कि बच्चों ये लाइन मैंने दे दी, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 7,7, 7,7 है, होगा इसके कोऑर्डिनेट। अब आपसे पूछ लिया बच्चों, इस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस पे बनाया गया एरिया कितना है? एरिया एक्स एक्सिस के अंडर ये कितना एरिया कवर कर रहा है बच्चों? ओ प्यारे बच्चों, अब बात आ जाएगी इंटीग्रेशन की। नॉर्मली आप इसका एरिया कैसे निकालोगे बताओ बच्चों। या तो आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया पता का फॉर्मूला पता हो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एडिशन ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या बोल दिया? ये वही बोल दिया जो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ गया क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हें तो याद नहीं है इसका फॉर्मूला बच्चों, तो याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यदि ये लेंथ कितनी होगी बताओ, ये लेंथ है कितनी बताओ, ये वाली लेंथ कितनी है? 2,2 कोऑर्डिनेट होने का मतलब समझ में आता है आपको कि ये जो पॉइंट जो है ना, ये अपना प्यारा पॉइंट, ये एक्स एक्सिस से दूर है 2, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस से दूर है 2 और एक्स एक्सिस से दूर है 2। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। समझ गई? इसका मतलब समझ में आया? इसका y में जो लेंथ है वो 2 है, x में भी लेंथ यहाँ पर 2 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7 होने का मतलब x की वैल्यू 7, मतलब y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस 7 और x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस 7। x एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है वो y कोऑर्डिनेट होता है और y से x डिस्टेंस बताता है वो x कोऑर्डिनेट होता है। सिंपल है, सिंपल, वेरी सिंपल। ये पैरेलल साइड्स आपको पता चल गई, ये 2 है और ये 7 है, तो फॉर्मूला लगा दो ट्रेपेजियम को 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है? इसकी 2 यस और इसकी 7 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये यहाँ से 2 दूर है और ये यहाँ से 7 दूर है, तो ये टोटल इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? 7। ये टोटल यहाँ से डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ऊपर 7 और ये 2, बचा कितना? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1/2 9 इंटू 5, ये हो जाएगा इसका एरिया। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यदि पता है तो सही है, लेकिन आपको तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला दूर दूर तक पता नहीं है बच्चों। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे बच्चों कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ऊपर वाला पार्ट है वो हो जाएगा आपका, प्यारे बच्चों, वो आपका हो जाएगा क्या? वो आपका क्या है? ट्राइंगल। और नीचे वाला पार्ट एक रेक्टेंगल बन रहा है। दोनों का एरिया निकाल लो और इनको सम कर दो, तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एरिया। ट्राइंगल का एरिया ये भी नहीं पता क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की लेंथ कितनी है अभी देखी थी? 5 आएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ये पॉइंट x से 7 दूर है, ये पॉइंट x से 2 दूर है, तो ये बचा कितना? 5। 1/2 बेस हो गया 5 इंटू हाइट कितनी होगी इसकी? ये यहाँ से 7 है, ये यहाँ से 2 है, तो ये भी 5, तो ये हो जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे क्या होता है? ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। तो ये लेंथ कितनी है? 5 और इसकी विड्थ कितनी है? एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है? ये वाला पॉइंट 2, तो ये हो जाएगी 2, 10 हो जाएगी ये। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया इक्वल टू 1/2 और ये 10। ओके, आर यू गेटिंग अच्छा? यस, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो ये वही एरिया आएगा जो अभी ट्रेपेजियम के एरिया से आया था, वो ये। बात समझ में आती है? ये आती होगी, अब तो आती होगी। अब ये मैंने बता दिए टू मेथड बता दिए, लेकिन अब बात करता हूं मैं इंटीग्रेशन की। किसकी? इंटीग्रेशन की। तो मैं क्या करता हूं,
इसका एरिया निकालने का एक मेथड और है। क्या मेथड है? इसका जो एरिया होगा उसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिख दूंगा। ये कैसे लिखूंगा? इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्ट्रिप काट लेता हूँ, और इस स्ट्रिप की ये वाली जो लेंथ है वो क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल, दैट इज dx। ओके, मुझे निकालना एरिया क्या होती है? विड्थ इनटू ये वाली हाइट कितनी है? ये हाइट है y, जो कि वेरिएबल है, y है वेरिएबल अपना। dx तो हर एक के लिए सेम है, हर स्ट्रिप के लिए मैं छोटे पार्ट्स काट रहा हूँ, तो dx तो सेम है क्योंकि dx इनफाइनाइटली स्मॉल है और dx टेंडिंग टू 0 है, 0। लेकिन y वेरी कर रहा है बच्चों, y की वैल्यू यहाँ कुछ और है और ऊपर चले गए तो y की वैल्यू, यदि मैं इधर y1 मान लूँ तो ये वैल्यू y2 हो जाएगी, और ये जो है ये dx है। मतलब y1 y2 y3 y4 कितने आएंगे इसमें? बहुत इनफाइनाइट, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, आते ही जाएंगे, क्योंकि dx की वैल्यू बहुत ही छोटी है। dx छोटा होगा तो ये वैल्यू पास ऐसे करके बहुत सारे एरिया ऐड होंगे। और मैंने क्या बताया कि एरिया यदि निकालना है तो ये एरिया भी dA, इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो dA टेंडिंग टू 0 है। y की वैल्यू तो मैंने मान ली वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, कभी y1 है, कभी y2, कभी y3, कभी y4 है, कभी y5, कभी कुछ भी है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? या ऊपर से गई नहीं आ गई ना समझ? y dx समझ आ गया? यहाँ तक खेल क्लियर हुआ? ठीक है, एरिया आपने निकाल लिया। अब मैं चाहता हूँ y क्या मैं x के रूप में लिख सकता हूँ y को। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू mx प्लस c। और ये जो पास हो रहा है बच्चों, ये पास हो रहा है 0,0 से, मतलब ये एक्सिस मुझे पीछे ले जानी पड़ेगी, क्योंकि ये 0,0 से ही पास हो रहा है, ये 0,0 से पास हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी, ये 2 है, ये 7 है। बात समझ में आ गई या ऊपर से गई? नहीं समझ आ गई सर, समझ आ गई है। y इक्वल्स टू mx प्लस c, मुझे इस इक्वेशन को लिखना हो तो c की वैल्यू 0, क्योंकि c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे। यदि ये लाइन यहाँ से ऐसे जा रही होती तब ये वैल्यू होती c की, ये वैल्यू c की होती यदि ये लाइन y एक्सिस पे ऊपर से जा रही, लेकिन ये तो y एक्सिस पे 0 0 से जा रही, तो c की वैल्यू 0। c की कोई भी डिस्टेंस है क्या x एक्सिस से? नहीं, c 0, इंटरसेप्ट है 0 है इसका। y इक्वल्स टू mx, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्टली। लेकिन y को मैंने x की फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन m क्या होता है बच्चों? tan थीटा। स्लोप, m होता है स्लोप, और स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लेक्चर की स्टार्टिंग ही मैंने यहाँ से करी थी। तो y2 माइनस y1 x2 में बात समझ, y2 की वैल्यू ये कोऑर्डिनेट 2 2 है, मतलब x1 y1 ये रहे 2,2 और x2 y2 ये रहे। तो y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 2, मतलब स्लोप इसकी कितनी है? 1। स्लोप 1 मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। m की वैल्यू मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो y इक्वल्स टू x, ये सिंपल, ये इक्वेशन है आपके सामने, सिंपल ये इक्वेशन है आपके सामने। अब मुझे निकालना है एरिया। एरिया के लिए मैंने निकाला था इंटीग्रेशन, y की वैल्यू x है, y इक्वल्स टू x है ना, ये dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना था। और लिमिट किसकी लगेगी? क्योंकि ये सारी चीज़ किसमें? x में, तो x की लिमिट लगाओ। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? यहाँ पर x है 2 और यहाँ पर x है 7। इस वाली लाइन का एरिया निकालना था मुझे, इस वाली पीछे वाली लाइन से। इधर ब्लैक पेन ले लेता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, इसके पीछे वाली लाइन से मुझे इसके नीचे एरिया निकालना है, सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ मैं, सिर्फ ये वाला जिसको मैंने हैच किया है अभी, ये वाला। इसमें x की लिमिट 2 to 7 वेरी कर रही है। इसका इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं पता, मैं डायरेक्ट करता हूँ x² by 2, लिमिट लगा दो 2 to 7,
तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 49 माइनस 4 अपॉन 2 दैट मीन्स 45 बाई 2 22.5। यही वैल्यू अभी भी आई थी, यही वैल्यू अभी भी अब भी आ गई, यही वैल्यू तभी भी आई थी। तीनों मेथड से एरिया की वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन बच्चों अपन क्या पढ़ने आए हैं यहाँ पर? इतनी बकवास पढ़ने आए क्या? नहीं, वी आर नॉट स्टडी दिस टाइप ऑफ बकवास, वी विल स्टडी आउट इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपके लिए एक ऐसा ग्राफ बना देता हूँ वाई और एक्स में जो इस तरह से वेरी कर रहा है। आप बताओ मुझे इसके नीचे का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y आपको पता होना चाहिए x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और x की लिमिट पता होना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ से लेके, मान लो ये x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 to 5 वेरी कर रही है। और ये इंटीग्रेशन y यदि x की फॉर्म में पता है तो यहाँ पे पुट करो और डायरेक्ट एरिया का आंसर निकालो। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ? वो तो स्ट्रेट लाइन थी, तो मैंने उसमें 2-3 मेथड लगा के वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन ये तो कर्व है, इसके लिए तो मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस तरह से मुझे y पता होना चाहिए x की फॉर्म में कि y x पे कैसे वेरी कर रहा है। यदि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, फाइनली ये निकाल। तो समझ आया इंटीग्रेशन का यूज क्या है अपने लिए इंटीग्रेशन क्या यूज किया है? किसी ग्राफ के अंडर यदि एरिया निकालना होगा तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अपने लिए ये यूज है। इसके बहुत सारी यूज है, जैसे अभी मैंने बताया लेंथ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको पॉइंट छोटे पार्ट मान के, बात समझ आ गई। लेकिन अभी अपने लिए क्या यूज है? ऐसे जो ग्राफ है उनके अंडर का एरिया निकालने के लिए अपन यूज करेंगे, इसलिए ठीक है ना। ये तो हो गई सारी की सारी बातें। लेकिन अब स्टार्ट होगा मेन आपकी काम की बातें, छोटी मगर मोटी बातें। यदि आप फिजिक्स के लिए अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उतना भी पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ये सारा तो मैंने आपको बेसिक्स के खेल बता दिए कि बेसिक क्लियर हो जाए आपका। आपको याद करने हैं फॉर्मूले। जो फर्स्ट फॉर्मूला है x की पावर n dx। यदि इसका इंटीग्रेशन हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट वगैरह नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यदि कोई भी लिमिट नहीं दे रखी हो तो इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। यदि इसमें कोई लिमिट होती तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों डेफिनेट बोलते हैं? क्योंकि लिमिट होती तो इसको मैं कैलकुलेट करके फाइनली इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती। लेकिन अभी कोई भी लिमिट वगैरह नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये इंटीग्रेशन जो है वो इनडेफिनेट कहलाएगा। यदि इसकी लिमिट होती तो ये डेफिनेट कहलाता। यदि ये डेफिनेट होता तो इसमें जैसे लिमिट होती तो ये सी नहीं आता उस टाइम पर, क्योंकि इसमें लिमिट लग जाती बच्चों, लिमिट लग जाती, सी गायब हो जाता। क्यों गायब हो जाता? क्योंकि एक बार इसमें लिमिट लगाते तब सी, एक बार दूसरे में लगा तब भी सी से सी। अरे सी। ये बात समझ आ गई ना बच्चों? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुल मिला के बात ये है, प्यार से समझो। यदि x की पावर n dx है, कहीं पर किसी ने पूछ लिया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला बता देना है, सिंपल बात है। x की पावर ये है अपन a की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन a की पावर x ln a होता है, प्लस c तो हमेशा आएगा। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन a की पावर x ln a। बच्चों मन के सच्चो ये बात नोट करो, अच्छी तरह नोट करो। सवाल तो इतने कराऊंगा कि कॉपी भरने में थोड़ी सी बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? क्योंकि dx की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, 0 नहीं है, तो कॉपी भी थोड़ी सी बचनी चाहिए ना आपकी, dx 0 नहीं हो जाए। वहाँ पर dx 0 हो गया तो फिर
दिक्कत हो जाएगी बच्चों। dx 0 नहीं होने दूंगा मैं, थोड़ी सी कॉपी बच जाएगी आपकी बस। नाउ आपको करने हैं फॉर्मूले याद अच्छी तरह से। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। याद करो इन दिनों को, जब तुम उससे चैटिंग करते रहते थे और आपको बहुत मज़े आते थे और मार्क्स 0 आते थे। उन दिनों को याद मत करो, उन दिनों को याद करो जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। करो उन दोनों को याद, उन दोनों को नहीं, उन दिनों को याद करो। दोनों को याद तो नहीं करने लगे इसके साथ जो चली गई और उसको लड़के दोनों को याद तो नहीं कर रहे, नहीं नहीं उनको याद मत करो, छोड़ो उनको। अभी ये देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, वहाँ पे माइनस नहीं आता था डिफरेंशिएशन में, साइन एक्स के में पॉजिटिव आता था, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था। और यहाँ पर उल्टा हो गया रे, तभी तो इसको रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इंटीग्रेशन को रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। बच्चों साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन, सॉरी कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का ये तो इसका टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स तो डिफरेंशिएशन होता है। ये मैं क्या कर बैठा था, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते, उसका डिफरेंशिएशन तो कुछ और ही होगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एल एन क्या है पहले ये समझाओ मुझे। एल एन क्या है यहाँ पर, एल एन क्या है बताओ। एल एन है बच्चों लॉग जिसका बेस ई है, लॉग जिसका बेस ई है। टेन एक्स का याद कर लो एल एन सेक एक्स, कॉट एक्स का एल एन, कॉट एक्स का एल एन साइन एक्स, याद कर लो। टेन एक्स का एल एन सेक एक्स, कॉट एक्स का एल एन साइन एक्स, कॉट एक्स का एल एन साइन एक्स प्लस सी हमेशा आएगा, कांस्टेंट है वो। ये बातें याद हो गई, ये बातें याद हो गई। टेन एक्स एल एन सेक, अब ये क्या लगाया मैंने मॉड, मतलब एल एन के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती ना, नहीं आ सकती। एल एन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो एल एन नॉन डिफाइन है, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए मॉड लगेगा हमेशा। ठीक है ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, याद करो डाइजेस्ट करो। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, साइन एक्स का टेन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आ गई या फिर नहीं आ गई। सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स का कुछ। अब अपने आप बताओ, ये सेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स था ना वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा सेक एक्स, तो कोसेक कॉस एक्स का माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। नोट करो बड़े प्यार से। साइन एक्स का कॉस एक्स नहीं होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, टेन एक्स का एल एन सेक एक्स, कॉट एक्स का एल एन साइन एक्स। प्लस सी हमेशा लगाना है, सी नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, रातों को नींद नहीं आएगी। अब करते हैं मज़ेदार क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस
Very interesting questions. Now we'll discuss some interesting questions. Before going to questions, please try to memorize this formula. sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, tan x का नहीं, ये बाद में याद करना, ये सबसे एंड में याद करेंगे, ये सबसे एंड में याद करेंगे। sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x। याद करो बच्चों। और अभी मैंने जो बताया सबसे इम्पोर्टेंट, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c एंड a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर x ln a प्लस c। अच्छा, यहीं से मैं आपसे पूछ लूँ, इसी फॉर्मूले को यूज करते हो e की पावर x का बताओ, तो आप क्या फॉर्मूला लगाना, e की पावर e मतलब a, e भी कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट होता है तो e भी कांस्टेंट है, तो e की पावर x ln e प्लस c। ln e की वैल्यू 1 होती है, पता है ना। यदि बेस और ln के अंदर रखी हुई दोनों चीज़ें सेम हो जाए तो ln की वैल्यू 1 हो जाती है, log की वैल्यू 1 हो जाती है। यदि log की बेस और log के अंदर सेम वैल्यू आ जाए तो वैल्यू 1 होती है log की, समझ गए ना। तो ये फॉर्मूले, आई होप डैट आपको ये फॉर्मूले याद हो चुके हैं। sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x एंड cosec x cot x का माइनस cosec x। now we will discuss questions डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चंस बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस sin x dx सबके बाहर में लगा हुआ है ये बच्चों, इसका इंटीग्रेशन यदि इस ऐसे एलजेब्रिक टर्म का इंटीग्रेशन करना हो तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, बस इतना याद रखो, सबका अलग अलग। मैं एक बार कर रहा हूँ अलग अलग, अब आगे से अपने आप समझ जाना कि इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, समझ गए ना बच्चों। सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका x की पावर n की वैल्यू 2 है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होता है, x की पावर 2 n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो x की पावर 3 अपॉन 3, x की पावर 3 की x की पावर 4 अपॉन 4, x की पावर 4 x की पावर 5 अपॉन 5, क्योंकि 4 यहाँ पे रखोगे 4 प्लस 1 5, नीचे 4 प्लस 1 5, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और सबके प्लस में आएगा एक c। बोले तो c, बोले तो c मतलब कांस्टेंट है बच्चों, कुछ और मत सोच लेना आप। c मीन्स कांस्टेंट, c मीन्स कांस्टेंट। अब आज मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए थे आपके लिए, मैं उनको लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन, याद रखना उनको। और मैंने 33 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मज़ेदार। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए नोट किए हैं, 3ax अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालो। बच्चों डर तो नहीं जाओगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगेंगी यहाँ पर। अब मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स लगने वाली हैं, तैयार हो जाओ, बेल्ट बांध लो, पेटी बांध लो। देखो क्या करना है इसके लिए, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि नीचे वाले एक्स स्क्वायर को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, यही होगा ना। तो मैं क्या नीचे वाली एक टर्म को कोई नई टर्म मान लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ। टी मान लूँ, गुस्सा तो नहीं हो जाओगे, नहीं ना, गुस्सा मत हो जाना। तो ये बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, और ये सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx और टी का डिफ्रेंशिएशन dt, डिफ्रेंशिएशन यही होगा इसका। तो क्या मैं यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2c स्क्वायर, x dx की वैल्यू dt अपॉन 2x स्क्वायर। तो ठीक है, 3a तो 3a रहेगा,
एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 2c², तो 2t² में इधर लिख देता हूँ। और इस टर्म को मैंने क्या मान लिया, t। अच्छा, एक तो मैं तुम्हें बताना भूल गया, ln dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है बच्चों। ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x था ना, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। और याद रखना ln के अंदर कोई भी इंटीग्रेशन आएगा मॉड लगा दो, उसमें मॉड लगेगा ही लगेगा x के साथ। 3/2c² क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln mod t प्लस c, तो 3/2c² ln t की जगह क्या रख दोगे आप, b² प्लस c² x² प्लस c। आंसर स्वर के साथ आया ये आंसर। तो ये आंसर क्या बोलता हुआ आया है, सा रे गा मा पा दा नी सा रे गा मा पा दा नी सा। क्यों ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि ये स्वर है ना, स्वर के साथ आएगा, ये बिना स्वर के नहीं आ सकता। बोर्ड कहाँ जा रहा है तू, देखूं कैमरे में आ रहा है कि कहीं और ही जा रहा है। आ गया ना बोर्ड, कैमरे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। अरे ये मारकर तो दम तोड़ दिया इसने दम तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दैट इज इंटीग्रेशन 10 8x sec 4x dx। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब बताओ मुझे, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है ऐसा कि आप इसको कर सको। आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, जो कि आपको नहीं पता, मैं बाद में बता दूंगा। अभी मैं उसको बता दूंगा इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ वो आपको अभी से पता होनी चाहिए, वो ये है कि 10x का डिफ्रेंशिएशन sec²x। ये मैं बता चुका हूँ ना आपको, 10x का डिफ्रेंशिएशन sec²x। तो यदि मैं 10x को t मान लूँ तो sec²x dt हो जाएगा ना। तो मुझे एक sec²x तो चाहिए, एक sec²x तो चाहिए, तो मैं एक तो रख लेता हूँ अपने पास, एक को कर देता हूँ अलग। यदि मैं 10x को t मान लूँ तो ये वाला तो dt हो जाएगा डायरेक्टली, इसको मैं t मान लूँ तो। लेकिन इस sec²x का क्या करूँ, हाय रे मैं मर गया रे। तो 1 + 10^2x जो होता है बच्चे, sec²x होता है। बड़े ध्यान से इसको आपको याद करना है अभी के लिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा। 1 + 10^2x होता है sec²x। तो sec²x की जगह यहाँ पे क्या मैं 1 + 10^2x रख सकता हूँ बच्चों। sec²x dx तो है ही अलग से, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 10⁸x sec² का भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, sec² dx हो जाएगा, प्लस ये दूसरा एक अलग मल्टीप्लाई 10⁻10 हो जाएगा, ये 10⁻10x sec² dx तो है ही। क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई क्या? देखो मैंने क्या किया, 10⁸x sec² को 1 + 10^2x और इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया, 10⁸x का मल्टीप्लाई किया, साथ में sec² dx का भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 में यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁸x और sec² dx आएगा, ठीक है। फिर 10^2x में इसका भी और इसका भी मल्टीप्लाई जब करोगे तो 10 की पावर तो हो जाएगी 10 और sec² dx आ गया। अब आएगा मज़ा, अब आएगा मुज़्ज़ा ही मुज़्ज़ा। 10x को t मान देता हूँ मैं, तो 10x को t मान लिया तो sec² dx ये क्या हो जाएगा, dt। यदि 10x को t मान लिया तो sec² dx क्या हो जाएगा, dt। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, मैंने इसको माना है t, तो t की पावर 8 और dt प्लस t की पावर 10 फिर dt। समझ रहे हो, इसको मैंने t मान लिया तो ये dt हो गया पूरा, इसको मैंने t मान लिया तो ये t की पावर 10 और ये dt हो गया, यहाँ पर t की पावर 8 और ये dt हो गया। तो t की पावर, अब क्या ये सिंपल इंटीग्रेशन है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 यही होता है ना। तो t की पावर 8 का t की पावर 9/9 प्लस t की पावर 11/11 प्लस c
टी की जगह वैल्यू पुट कर दो जो मैंने मानी थी, टी की पावर 9x अपॉन 9 प्लस टी की 10 की पावर 11x अपॉन 11 प्लस सी। बस फाइनल आंसर। आंसर देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं बड़े ध्यान से, मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है इन क्वेश्चन को, इतने लेवल के क्वेश्चन को करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कभी कोई दिक्कत नहीं आ जाए आपको। मैथ के क्वेश्चन पेपर, मैथ की बुक से क्वेश्चन लिए मैंने आपके लिए, बात समझ रहे हो। आप घबरा मत जाना। सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है। ये डायलॉग आपने सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि डायलॉग कहाँ से आया है मेरे पास। सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है। आपके लिए अब मज़ेदार 2 टफ क्वेश्चन हो गए, तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको मज़े आ जाए। sin x प्लस 10x प्लस x की पावर 2, अरे x की पावर 2 हो गया तो x की पावर, इसका निकालो इंटीग्रेशन। देखो मैंने क्या बताया, सबको अलग अलग करके लिखना होता है, तो मैं अलग अलग करके नहीं लिख रहा, अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 प्लस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस 10x का ln sec x, 10x का ln याद रखना पड़ेगा ये तो आपको, प्लस x की पावर 5 का x की पावर 6/6 प्लस c। ऐसे क्वेश्चन आपके लेवल के हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा के ही रहूँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझको, मैं आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही कराऊंगा। देखो मैंने जो अभी क्वेश्चन कराया, इससे आपकी जो फिजिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे लगभग, लेकिन आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाई पार्ट, इसको बोलते हैं यूवी फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स बोलते हैं इसको, और ये जाना जाता है मार्केट में यूवी फॉर्मूले के नाम से। क्या फॉर्मूले के नाम से? यू बी, ठीक है, यू और बी का इंटीग्रेशन करना है डीएक्स के लिए। तो इसमें एक को मान लो फर्स्ट, एक को मान लो सेकंड, तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन को मजाक में मत ले लेना, इसका शेप ही ऐसे सांप जैसा है, कभी भी डस सकता है। अच्छे का क्वेश्चन आ गया तो समझ गए ना, सांप समझ रहे हो, समीजन, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के साइन के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे अभी याद आ गई, इसका साइन ऐसा क्यों बनाया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोबरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपन पॉइंट को जोड़ जोड़ के ये लाइन बना रहे हैं और इसको ऐसे सम कर रहे हैं। ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, सम जोड़ रहे हैं। ये हर एक पॉइंट को मिला के लाइन बनाई, इनफाइनाइट पॉइंट को मिला के ये लाइन बनी है, ये रिप्रेजेंट करता है इसका साइन। इनफाइनाइट पॉइंट को मिला के ये लाइन बनी हुई है। और मैंने बताया इंटीग्रेशन कब करना है? जब इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ों को जोड़ जोड़ के एक चीज़ बनाई जा रही हो। तो फिलहाल देखते हैं इसका यूवी फॉर्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। यूवी फॉर्मूला क्या कहता है? पहला और दूसरा दो फंक्शन होंगे, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन एंड दूसरे का इंटीग्रेशन, और बाद में होगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई आपको? पहला फंक्शन कौन सा होगा, दूसरा फंक्शन को कौन सा होगा, उसके लिए एक सूत्र दूंगा मैं आपको, उसके लिए एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको अभी कि पहला किसको मानना है, दूसरा। फिलहाल ये फॉर्मूला याद करो, पहला इंटू दूसरा और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना है आपको? पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन। पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन और पहले का अवकलन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन होल टर्म का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? नहीं आई होगी, मैं बता तो रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ फिर आपको यही बात समझ में कैसे आएगी। ये आएगी सवाल से। सवाल आपके लिए है, आप इसका इंटीग्रेशन निकालो।
तो मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है तो इसको फर्स्ट मान लो और ये बाद में लिखा हुआ है तो इसको सेकंड मान लो। ऐसा कर मत देना ऐसा मत कर देना, इसके लिए एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मत कर देना कि जो पहले लिखा हुआ है उसको फर्स्ट मान लो, दूसरे लिखा हुआ है उसको सेकंड मान लो। इसका फॉर्मूला है मैं आपको बताऊंगा। पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, यही अपने पास फॉर्मूला है। पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगेन ई की पावर एक्स प्लस सी, तो फाइनल अपने पास वैल्यू आई ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। एनी डाउट तो नहीं है, एनी डाउट तो नहीं है बच्चों, एनी डाउट तो नहीं है, एनी डाउट तो नहीं है, नहीं है सर, नहीं सर, वी डोंट हैव एनी डाउट बिकॉज वी डू नॉट स्टडी, मोर प्रॉब्लम, लेस स्टडी less problem, but we don't study so we don't have any problem, no study no problem, we are free from any anxiety। आपका ये रूल है ना बच्चों, ऐसा रूल मतलब ना। तो ये बात आपको समझ आई, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। अब और क्वेश्चन में आपको कुछ मज़ेदार करा दूं जो मैंने आपके लिए नोट किए हैं आज, वो कुछ इस तरह से हैं बच्चों, 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 और dx, जिसका करो इंटीग्रेशन। बच्चों प्यारे बच्चों, आपको इसको देखने से क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान दूं तो 2x dx dt हो जाएगा, dt, बात समझ गए। यदि मैं इसको t मान लेता हूँ इसके अंदर लगी हुई वैल्यू को, तो बाकी 2x dx क्या हो गया पूरा मिलके dt, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे t है तो कॉस t हो जाएगा, और t की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या है t एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस यही इसका आंसर है, 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 आंसर है। आंसर समझ आ गया ना बच्चों, अरे बच्चों बात समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन प्यारा है, भूला है, पर ये क्वेश्चन भूला इसलिए क्योंकि बेचारा इतना सा क्वेश्चन है बस, साइन 2x dx का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, डायरेक्ट लिख दो cos x। आंसर, आंसर नहीं है ये आंसर यदि x के साथ में कोई ऐसे कुछ भी चीज़ आ रही है जिसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, तो जो अंदर वाली टर्म होती है ना उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना पड़ता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, और x का डिफरेंशिएशन, तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 नीचे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई। यदि आप किसी टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हो जिसमें x नॉर्मल नहीं लिखा हुआ, उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट लिखा है या फिर और भी कोई टर्म है साथ में, तो उसका नीचे क्या लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन। बात याद रखना, 2 ऐसा मत बोल देना कि 2 नीचे लिखना है, कांस्टेंट नीचे, ऐसा नहीं, आपको इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर जो अंदर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखोगे, उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखोगे बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन। अब मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx, cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट sin x अपॉन 3 लिख दोगे। 3 क्यों लिखा आपने, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, इसलिए 3 नीचे लिख दिया। मज़े आ रहे हैं ना, मज़े आ रहे हैं ना, मज़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या करना है आपको, निकालना है, तो निकालो, निकालो रे बच्चों, निकालो निकालो निकालो। तो यदि मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहूँ तो ax प्लस बी, इसका पावर 3 नीचे 3, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट x नहीं लिखा हुआ, ax प्लस बी है। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा a प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, नीचे लिख दोगे a, डायरेक्ट आ गया ना।
3a नीचे आ गया प्लस ये आंसर हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा मीथड बता देता हूँ। मीथड मैं क्या करता हूँ, ax प्लस बी को मान लेता हूँ t तो a dx क्या हो जाएगा, dt dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन a। बच्चों इसको मैंने t माना, t स्क्वायर, और dx की जगह वैल्यू आई dt अपॉन a। ये वैल्यू आई टी स्क्वायर डी टी 1/a तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन बच्चों आपके लिए होगा TQ/3 प्लस c 1/a 3 आगे 3a। t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ax प्लस बी होल पावर 3 प्लस c। बच्चों अभी भी यही आंसर आया था ना, अभी याद करो उस ज़माने को, 2 मिनट पहले ही बताया था। हाँ याद करो उस ज़माने को जो 5 सेकंड पहले ही बताया था। आंसर वही आ रहा है जो अभी आया था, आंसर वही आ रहा है जो अभी आया था पहले। पहले की बातों को भूल न जाना बच्चे, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मौजूद है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e⁴ 3x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है, लेकिन यहाँ पर x अकेला नहीं है, उसके साथ में